हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिराइव कराया था एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई थी, एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टॉ ए। इसमें एम क्या था, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एल क्या था, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, एन वाज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आई रिपीट, पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, आपको याद रखना है हमेशा एन के नीचे क्या आएगा, पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। उसके बाद होता है ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, टॉ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मैं आपको याद करा दूं, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थे इनसाइड अ कंडक्टर, वो कोलाइड करते थे जाके कर्नल्स के साथ, उसके बाद दोबारा से अपनी मूवमेंट स्टार्ट करते थे वो, और उसके बाद दोबारा दूसरे कर्नल के साथ जाकर टकराते थे। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था, इस पॉइंट पर जितना इस इलेक्ट्रॉन को रेस्ट करने का टाइम मिल रहा है, रेस्ट इन द सेंस कि इसके पूरे रास्ते में कोई और मेरे पास कर्नल नहीं आ रहा है, मतलब ये अपना फ्रीली मूव कर सकता है इस रास्ते में, तो उसको मैं क्या बोलती थी, रिलैक्सेशन टाइम। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था, अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात रही, कंडक्टर्स में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनका हर एक का रिलैक्सेशन टाइम मैं प्लस करके डिवाइडेड बाय एन टाइम्स, वो क्या आ जाता था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और ए क्या होता था, एरिया ऑफ अ कंडक्टर, एंड रो वॉज रेजिस्टिविटी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि अगर तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। बट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, देखिए ये जो फैक्टर है आप देख सकते हैं, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N एंड R इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ। तो जो ये दोनों फैक्टर्स हैं, टॉ दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड एन दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये दोनों इफेक्ट होंगे टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए, ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीजेस वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। अब मैंने आपको चैप्टर 3 वीडियो 1 में पढ़ाया था क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के बीच में कैसा मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, बहुत ही तेज़ी से मोशन करते हैं रैंडमली, ठीक है। तो अगर मैं उस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दूंगी तो उसकी वाइब्रेशंस भी इंक्रीज़ हो जाएंगी, और जब वाइब्रेशंस इंक्रीज़ हो जाएंगी तो कोलिजन्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। मीन्स अब इस डिस्टेंस को इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेज़ी से कवर करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ पर आने में ये बहुत स्पीड पकड़ेगा अपनी जाने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, अब इंक्रीज़ हो चुका है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से वाइब्रेशंस इंक्रीज़ हुई, वाइब्रेशंस इंक्रीज़ होने की वजह से कोलिजन्स इंक्रीज़ हुई। अब क्या आप बोल सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रेस्ट करने का टाइम बहुत कम मिल रहा है? देखिए ना, अब यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर बहुत जल्दी पहुँच गया वो, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। अब आ गया मेरा वही पॉइंट, अगर रिलैक्सेशन टाइम ही कांस्टेंट नहीं रह रहा तो रेजिस्टेंस कैसे कांस्टेंट रह सकती है। अब रेजिस्टेंस भी टॉ पे डिपेंड करेगी, अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा फैक्टर जो टेम्परेचर से इफेक्ट होता है वो क्या रहता है, एन, दैट इज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। अभी कौन से फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, आपको सबको पता है दैट कंडक्टर इज मेड अप ऑफ मेनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सपोज ये कोई भी एटम है, अभी मैंने किसी टेम्परेचर T पे रखा हुआ है उस कंडक्टर को, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हूँ T प्लस सम dt, ठीक है, तो इस एटम में क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो और तेज़ी से बाहर निकल जाएंगे और वो फ्रीली मूव करेंगे। मीन्स अगर मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इस एटम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और तेज़ी से बाहर निकल के फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए, n की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब आप देखिए, ये दोनों फैक्टर्स बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग है। मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो एक फैक्टर तो बोलता है कि रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ होना चाहिए, और दूसरा फैक्टर क्या बोलता है कि रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ होना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मटेरियल में रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने से और कौन से मटेरियल में रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रही है? उसके लिए क्या किया गया, एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किए गए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें हमने डिफरेंट मटेरियल्स के लिए वैल्यू फाइंड करी रेजिस्टेंस की विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर।
आज हम स्टडी करेंगे 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। चलिए देखते हैं। हम स्टडी करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इन कंडक्टर्स, इन सेमीकंडक्टर्स एंड फॉर अलॉयज। ठीक है, कंडक्टर्स क्या थे? जिनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे, राइट। मैंने आपको चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में पढ़ा रखा है अबाउट कंडक्टर्स की इनके पास बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू इजीली पास होने देते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं अबाउट सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, एंड थर्ड ब्रांच रहेगी हमारी अलॉयज, जो बनते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स के साथ। मैं आपको भी आगे बताऊंगी कि हम अलॉयज को क्यों बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बारी बारी से हम इफेक्ट पढ़ेंगे। पहला कंडक्टर के ऊपर, देन सेमीकंडक्टर के ऊपर, देन अलॉयज। देखिए फ्रेंड्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन कंडक्टर्स ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब देखिए, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कंडक्टर्स में वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, राइट। तो अगर मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस जो थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ थी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही एन के थी। अब हमें डिसाइड करना था कि इन दोनों फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा, राइट। तो अब देखिए, कंडक्टर्स के पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाती हूँ, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही हूँ तो एन इंक्रीज़ होता और रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती। बट आप देखिए, अगर ऑलरेडी इतने ज़्यादा हमारे पास एन की वैल्यू है, तो अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ भी रहा है तो कुछ अमाउंट का एन इंक्रीज़ भी हो जाएगा, तो वो इनसिग्निफिकेंट रहेगा, वो पता ही नहीं चलेगा हमें। इसका कुछ ऑर्डर होता है 10⁻29 पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 10⁻29 ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा भी दूंगी तो इस ऑर्डर में तो चेंज नहीं आएगा, इसके मैग्नीट्यूड में आगे शायद 1 या 2 या 3 और वैल्यूज़ ऐड हो जाएं। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि एन का फैक्टर इन केस ऑफ कंडक्टर सिग्निफिकेंट नहीं रहता। कौन सिग्निफिकेंट रहता है? ये रिलैक्सेशन टाइम का फैक्टर। मतलब यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो जाता है और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर। आप देख सकते हैं, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो इन दिस एन इज़ नॉट एज सिग्निफिकेंट फैक्टर इन दिस रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज ड्यू टू द डिक्रीज इन द रिलैक्सेशन टाइम। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी तो उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। देखिए फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। अब सेम ही ग्राफ क्यों रहता है? बिकॉज हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो जो इफेक्ट रेजिस्टेंस पे पड़ेगा वही सेम इफेक्ट किस पे पड़ेगा? रेजिस्टिविटी पे पड़ेगा, राइट। अगर मैंने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर दैट इज़ केल्विन में प्लॉट किया है और वाई एक्सिस में मैंने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को प्लॉट किया है, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है रेजिस्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है बहुत तेज़ी से। क्यों? बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होता है और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। देखिए फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर एक स्पेशल ब्रांच होती है जो लाई करती है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स में एट रूम टेम्परेचर बहुत ही निग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए फैक्टर क्या आ गया, अब ऑलरेडी इसके पास n क्या है? बहुत कम है, ठीक है। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे ये क्या चाहेगा? अपने n को इंक्रीज़ करना। तो रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो अब क्या होगा? ऑलरेडी इसके पास n कम थे, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ये n को क्या कर देगा? इंक्रीज़, और इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज़। तो इन दोनों फैक्टर्स में से दैट इज n एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इन दोनों में से कौन सा फैक्टर सिग्निफिकेंट रहेगा? यहाँ पे n वाला। दे डू नॉट हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, n फैक्टर इज सिग्निफिकेंट हेयर, इन दिस रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हम इसको समझेंगे ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से।
देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अलोंग दिस वाई एक्सिस, आप देख सकते हैं रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब भी हमारे पास सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे हम, तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से आर एंड रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर सम अलॉयज, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आज नाइक्रोम की। किसकी, नाइक्रोम की। नाइक्रोम किसके कॉम्बिनेशन से बना होता है, निकल, आयरन एंड क्रोमियम। ये सब क्या होते हैं, मेटल्स, मेटल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, तो ये एक ऐसी स्पेशल ब्रांच है जिनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मींस रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की वैल्यू नियरली अनइफेक्टेड रहती है, नियरली अनइफेक्टेड रहती है। आप देख सकते हैं मैंने बोला है नियरली, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टोटली अनइफेक्टेड रहती है, मैं बोल रही हूँ नियरली अनइफेक्टेड रहती है। बिकॉज ये मेटल से बने होते हैं तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आएगा, बट एज अ ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं आएगा जैसा कि कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स में आता है। ठीक है, दे आर मेड फॉर आर कन्वीनियंस टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, जब भी मुझे कोई लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और उसमें मुझे वैल्यू नोट आउट करनी है पोटेंशियल डिफरेंस की, और विद रिस्पेक्ट टू उसके ऑपोजिट वैल्यू नोट करनी है करंट की, तो उसमें अगर मैं कोई भी कंडक्टर एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करती हूँ, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही मैं हीटअप करूँगी, हीटअप होगा सर्किट, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के नहीं रहेगी, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, नाइक्रोम जैसे मटेरियल्स को, ताकि हमारे पास रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे और वोल्टेज और करंट का लीनियर रिलेशनशिप फॉलो हो। तो हमने अलॉयज़ को क्यों बनाया है, फॉर आर कन्वीनियंस बनाया है। तब इसके लिए कैसा ग्राफ रहेगा, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कंडक्टर्स के केस में हमारे पास क्या आया था, रो और रेजिस्टिविटी यहाँ पे प्लॉट थी और टेम्परेचर यहाँ पे प्लॉट था। आप देख सकते हैं ऐसे ड्रास्टिक इंक्रीज आया था, कॉन्टिन्यूस इंक्रीज आया था। बट यहाँ पे क्या होगा, ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा इंक्रीज आएगा। आप देख सकते हैं ऐसे एक्सपोनेंशियल कर्व नहीं बन रहा है इसमें, इसमें स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट तो टेम्परेचर का पड़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज नाइक्रोम जैसे मटेरियल किससे बने होते थे, मेटल से बने होते थे। मेटल्स मीन्स कंडक्टर्स, एंड कंडक्टर्स में क्या होती थी, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इंक्रीज होती थी। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ही इंक्रीज होगी, बट उस अमाउंट में इंक्रीज नहीं होगी जिस अमाउंट में कंडक्टर्स में इंक्रीज होती थी। अब ये जो मैंने अभी तक आपको सब कुछ बताया, ये था थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब हम देखेंगे मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे कि टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारे पास रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं, ये क्या होती है हमारे पास, इनिशियल रेजिस्टिविटी, और ये क्या होती है, फाइनल रेजिस्टिविटी। देखिए, इनिशियल रेजिस्टिविटी में कुछ अमाउंट प्लस हो रहा है और मुझे क्या मिल रही है, फाइनल रेजिस्टिविटी। सिमिलरली रेजिस्टेंस में भी क्या हो रहा है, इनिशियल रेजिस्टेंस में कुछ अमाउंट प्लस हो रहा है और मुझे मिल रही है फाइनल रेजिस्टिविटी। देखिए, अब यहाँ पे अल्फा क्या रहेगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, इंपॉर्टेंट है। अल्फा क्या रहेगा यहाँ पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, अलॉयज़, इन सब में अल्फ़ा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होती है, वो आज हम भी डिस्कस करेंगे आगे। अभी तक आपको क्या बताया है मैंने कि अल्फ़ा क्या रहता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और जो इनिशियल रेजिस्टिविटी है वो इफेक्ट होती है विद द टेम्परेचर, वो क्या हो जाती है, फाइनल रेजिस्टिविटी में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब आपको सारी बुक्स में सीधा ये एक्सप्रेशन लिखा मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, बट इसकी डेरिवेशन क्या है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और वो डेरिवेशन में क्यों डिस्कस कर रही हूँ, वो मैं आपको डेरिवेशन करते टाइम बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंस रहती है। हमें पता होना चाहिए ये अल्फ़ा के फैक्टर के बारे में इन डिटेल, कि ये कांस्टेंट कब है, वेरिएबल कब है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेरिवेशन आनी चाहिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसकी डेरिवेशन। देखिए फ्रेंड्स, मैं कंसिडर कर रही हूँ कोई भी वायर, और इसका टेम्परेचर है कुछ T0। इस वायर को मैंने हीट किया, जब भी इसमें से करंट पास होगा तो ऑफ कोर्स ये हीट अप हो जाएगी, तो इसका टेम्परेचर क्या चेंज हो जाएगा, T0 प्लस dt। सपोज जब टेम्परेचर T0 था तो इसकी रेजिस्टेंस क्या थी, R0, और जब टेम्परेचर T0 प्लस dt हो गया तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, R0 प्लस ऑफ dr। ये क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस।
अब ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया कि जो डी आर था दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। ये डी आर जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डी टी के एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर नॉट के। अब मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है तो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करूँगी और वो कॉन्स्टेंट क्या हुआ, अल्फ़ा, अल्फ़ा आर नॉट इंटू डी टी। अल्फ़ा क्या था यहाँ पे, थर्मल कोफिशिएंट था, मैंने अभी आपको बताया था। अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड्स। लिमिट्स होंगी इसकी आर इनिशियल टू आर फाइनल, आर इनिशियल मीन्स आर नॉट एंड आर फाइनल मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन। और यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे टी इनिशियल टू टी फाइनल, टी इनिशियल टू टी फाइनल। सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी आर क्या हो जाएगी, आर, उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आर नॉट जो इनिशियल रेजिस्टेंस थी वो तो कांस्टेंट थी हमारे पास जब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ था, तो आर नॉट को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख सकते हैं। आर नॉट को बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू डी टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 99% ऑफ क्वेश्चंस में अल्फ़ा को हम क्या मानकर चलते हैं, ये कांस्टेंट है। और जब हम कांस्टेंट मानकर चलते हैं उस केस में जो मैंने अभी आपको एक्सप्रेशन पढ़ाया था वो हमारे पास डिराइव होता है। बट अगर आपको कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है, कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है और आपको कुछ अल्फ़ा की वैल्यू दे दी गई है लाइक अल्फ़ा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी, मीन्स अल्फ़ा की डिपेंडेंस किस पे आ रही है, टेम्परेचर पे आ रही है, तो क्या आप इस अल्फ़ा को बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन साइन से, नहीं। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस अल्फ़ा की भी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पर अल्फ़ा की भी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें अल्फ़ा की डिपेंडेंस दे रखी है टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे आप कहाँ से शुरू होंगे, इस स्टेप से शुरू होंगे डिराइव करने के लिए फॉर्मूला बिटवीन इनिशियल रेजिस्टेंस एंड फाइनल रेजिस्टेंस। अभी हम मानकर चलते हैं कि अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, वो वाला एक्सप्रेशन जो अभी हमने पढ़ा जिसमें अल्फ़ा क्या था, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ये भी आर इनिशियल था, इज इक्वल्स टू, आप सबको क्लियर होना चाहिए, आर इनिशियल की वैल्यू मैंने आर नॉट सपोज की हुई है। अगर मैं लिमिट्स ले रही हूँ आर इनिशियल टू आर फाइनल मीन्स आर नॉट ही है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे आर इनिशियल को आर आई लिखा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी मैं क्या लिखूँगी, आर आई ही लिखूँगी। अल्फ़ा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये कंटिन्यू हो जाएगा और डी टी इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रहेंगी, टी इनिशियल टू टी फाइनल। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल्स टू अल्फ़ा आर इनिशियल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे आया, सिंपली 1 की हमने इंटीग्रेशन करी है इन द लिमिट्स टी इनिशियल टू टी फाइनल, तो ऑफ कोर्स टी फाइनल माइनस टी इनिशियल क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, जिसको मैंने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा है डेल टी। अब इस आर इनिशियल को उस साइड हम ले जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा आर फाइनल इज इक्वल्स टू, देख सकते हैं सिंपली मैंने इस आर आई को उस साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस का था तो ये प्लस में चला जाएगा, आर आई प्लस ये वो वाला 1 प्लस यहाँ पे अल्फ़ा इंटू आर आई के साथ भी मतलब अल्फ़ा और डेल्टा टी के साथ भी आर आई पड़ा था, तो यहाँ पे मैंने आर आई को कॉमन ले लिया और मैंने अंदर लिख दिया अल्फ़ा इंटू डी टी। तो ये क्या आ गया, वही एक्सप्रेशन जो मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया था कि आर फाइनल और आर इनिशियल में रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फ़ा इस एक्सप्रेशन में क्या है, कॉन्स्टेंट है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूलाज के लिए, रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए इनिशियल रेजिस्टेंस एंड फाइनल रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन में अल्फ़ा की डिपेंडेंस दी जाती है तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, इस स्टेप से शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखिए आर एफ और आर आई का रिलेशन ये आ गया, और आर की वैल्यू आपको पता है रेजिस्टिविटी के साथ कैसे लिंक्ड है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो सिमिलरली अगर आप r की जगह पे ये एक्सप्रेशन डालें रो एल बाई ए, तो दोनों साइड एल बाई कॉमन आ जाएगा, वो कट जाएगा, तो मतलब हमारे पास रेजिस्टिविटी के केस में भी सेम फॉर्मूला रहेगा, दैट इज
रो फाइनल इज इक्वल्स टू रो इनिशियल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या रहती है इन कंडक्टर्स, इन सेमीकंडक्टर्स एंड इन अलॉयज। देखिए फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा अभी हमने पढ़ा आर एफ इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। सबसे पहले बात करेंगे हम कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स के केस में क्या होता था कि फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर होती थी इनिशियल रेजिस्टेंस से। मींस अगर ये चीज़ बड़ी है इसमें से तो इसमें मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा। मींस अल्फ़ा क्या रहेगा यहाँ पे, पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा, तभी हमारे पास आर फाइनल बड़ी हो सकती है आर नॉट से। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में आर इनिशियल की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती थी, तो आर फाइनल को मुझे कम बनाने के लिए आर इनिशियल से अल्फ़ा को क्या लेना पड़ता है, नेगेटिव लेना पड़ता है। और थर्ड टाइप आती है नाइक्रोम टाइप एलॉयज़ की। इसमें क्या होता है, आर फाइनल इज इक्वल्स टू आर नॉट। तो इसमें आर फाइनल आर नॉट के इक्वल कैसे आएगा, जब मैं अल्फ़ा को क्या ले लूँगी, 0 के इक्वल। तो अगर आपको न्यूमेरिकल आता है कोई भी, जैसे कि आपको आर नॉट की वैल्यू दे रखी है, अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है और आपको आर एफ पूछा है इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स, तो अगर आपको वैल्यू अल्फ़ा की पॉजिटिव में दे रखी है, समथिंग 1.25 लाइक दिस, ऐसे कुछ भी ऑर्डर की वैल्यू दे रखी है, तो उसके केस में आप खुद अपने आप से अल्फ़ा के आगे क्या लेंगे, एक नेगेटिव साइन। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट कलर कोडिंग ऑफ कैपेसिटर्स। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स।